आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंपावत जिले के सीमांत क्षेत्र टनकपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री धामी वे अजय भट्ट पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद स्वागत गीत पर कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद भारी संख्या में मौजूद जनता को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। वहीं 2200 करोड़ से अधिक लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच अब देवभूमि उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट खाली होने पर सत्तादल भाजपा की तरफ से अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि महेंद्र भट्ट जी को अब राज्यसभा की टिकट दी गई है, यानी कि इस बार दावेदारी भाजपा की तरफ से राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को दी गई है। इस बारे में जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ खुद महेंद्र भट्ट जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार भाजपा की तरफ से आपको इस बार मौका मिला है, राज्यसभा तक जाने का टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रदेश मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे साधारण कार्यकर्ता को और जिसकी मैंने कल्पना की उस स्थान तक मुझे पहुंचाया गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं देश के विकास के, राज्य के विकास के लिए एक अपने संगठन के सहयोगी के नाते अपना योगदान दे सकूं। तो मैं, क्योंकि छोटा राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड छोटे राज्य के अनेकों समस्याएं, उन समस्याओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म रखने को मुझे प्राप्त हुआ है। तो क्षेत्र के विकास के लिए मैं सब कामों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दूंगा। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो अभी जैसे ब्राह्मणों के बड़े चेहरों में आप माने जाते हैं और देखा जाए तो भाजपा ब्राह्मणों को काफ़ी आगे बढ़ाते हुए उनको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो क्या लगता है आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव में, खास करके पौड़ी और टिहरी लोकसभा में, इसका बीजेपी को किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, मैंने अपने जीवन में कभी जाति की राजनीति की नहीं है। ये ठीक है कि जिस स्कूल में व्यक्ति का जन्म होता है वो उससे वो चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन मैं सब समाज को, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब तो मोदी जी ने बता दिया कि 4 जातियाँ ही देश के अंदर है, उन 4 जातियों के विकास के लिए हम लोग सब काम करने वाले लोगों में हैं। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए तो अब एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। जब तक किसी अन्य प्रदेश अध्यक्ष का नाम अभी तक चिन्हित नहीं होता तो एक दोहरी जिम्मेदारी है लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा चुनाव के लिए भी। तो इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप, या फिर आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है तो ये एक मुश्किल के तौर पर नहीं देखा जा सकता? नहीं, पार्टी कार्यकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करते ही दायित्व देती है, और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी है, अभी राज्यसभा के दायित्व के नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई है। और ये कोई पहली पहल नहीं है। पार्टी ने को राज्यों के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा में भेजा है, तो शासकीय काम है, कार्यकर्ताओं के काम है, उनको भी देखना है और संगठन के कार्य को भी प्रमुखता से आगे बढ़ाना है। ये दोनों दायित्व जो मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा उसमें खड़ा उतर सकूँ। जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अब राज्यसभा में अगर आप चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा का आप हिस्सा बनते हैं, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अब देखा जाए तो किन किन मुद्दों को आप सदन में उठाना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत बॉर्डर से लगा है, नेपाल बॉर्डर से लगा है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का भी एक, मुझे तो, मैं बद्रीनाथ से विधायक रहा हूँ, बहुत सीमांत क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। तो उस क्षेत्र के समृद्ध विकास के लिए तृतीय पंक्ति जो नागरिक वहाँ रहते हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करने के लिए क्या क्या विकास की योजनाएं हो सकती हैं, हम करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें और कैसे गुणात्मक सुधार हम ला सकते हैं, सब विषय रहेंगे। सड़कें लगभग सब जगह चली गई हैं, और मैं तो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज उत्तराखंड का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बिजली ना हो। हर घर में गैस गई हुई है, पानी के नल हर घर में चले गए हैं। अब जो भी आवश्यकता है भविष्य के साथ, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जब जब जो विषय मेरे संज्ञान में आएगा मैं उसको उठाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनको इस बार राज्यसभा का टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव का नतीजा
भाजपा के पक्ष में आता है या नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल, ANB न्यूज़। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। हाल ही में अपने 2 दिनी दौरे को पूरा कर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकें लेती रही हैं और वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मुख्य रूप से बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर पारदर्शिता भी होने की बात उन्होंने कही। संगठन उपाध्यक्ष ने कहा कि अभी पूरा फोकस पार्लियामेंट के चुनाव पर पार्टी का है। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन प्रदेश प्रभारी के यहां आने से हुआ है। नई ऊर्जा का संचार हुआ है और प्रेरणा भी मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बूथ कमेटी को मजबूत करने की बात सामने आई है और हमारा पहले भी प्रयास रहा है बूथ कमेटी को मजबूत करने का और आज भी प्रभारी जी का जोर बूथ कमेटी के ऊपर था, मंडलम कमेटी के ऊपर था और उम्मीदवार के चयन में पारदर्शिता की बात थी। तो ये बिंदु हैं और अभी मुख्य फोकस हमारा पार्लियामेंट के चुनाव में है और कार्यकर्ताओं को अच्छा उनके आने से उत्साहवर्धन हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और उनको प्रेरणा मिली है। और निश्चित रूप से अभी भविष्य में 3 सम्मेलन भी होने हैं। एक भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन अल्मोड़ा होना है और 2 दलित सम्मेलन होने हैं, एक उधमसिंह नगर और दूसरा हरिद्वार। ये भी निर्देशित प्रभारी जी ने किया है। तो हमारा प्रयास है कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हल्द्वानी में वनभूलपुरा में हुए दंगे के बाद आज प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग और कर्फ्यूग्रस्त वनभूलपुरा क्षेत्र के इमाम, मौलाना सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और SSP ने सभी लोगों से शहर में अमन और चैन बनाए रखने की अपील करते हुए वनभूलपुरा के लोगों से कहा कि 8 फरवरी को उपद्रव, आगजनी और दंगा करने वाले कई लोग आज भी वहां रह रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वह जिम्मेदार नागरिक बनकर उन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने में मदद करें। जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। जगह पर तो खोल दिया गया है, सिर्फ वनभूलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में खोलेंगे। अभी कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही इनको आप लोग प्रचारित करें, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बहुत कम जाती है और बहुत सारी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। उससे क्या होता है, स्थितियों में सहयोग नहीं मिलता, बिगड़ता है। तो ये अफवाहें ना फैलाएं तो लोग ज़्यादा जो है भरोसा कर पाएंगे सिस्टम पर। देखिए, वनभूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है और वनभूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे
कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है, और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ फैक्ट आएंगे उसके बाद बता पाएंगे कि इसमें किस तरीके के सर जांच के दौरान ये भी पता लगा है जो लाइसेंसी हथियार है उनका भी पुलिस पार्टी पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि पुलिस पार्टी पर जो हमला हो रहा था वो लाइसेंसी हथियारों से किया गया या जो इलीगल वेपन उससे किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस ज़मीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए और हल्द्वानी शहर की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पे एक थाना खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो तत्काल हम वहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, और जब तक शासन से इसका अधिसूचना आती है या बाकी चीज़ें होती है तब तक हम टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे एक देखरेख चौकी चलाएंगे। देखिए, जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो गंभीर अपराधों में हैं या इस तरीके के अपराध कारित करने में जिनका इतिहास रहा है, उनके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं, और अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनको विवेचना में शामिल किया। मनरेगा कर्मी पर फर्जी भुगतान करने, परिजनों को फर्जी तरीके से काम देने का आरोप लगाते हुए उसे हटाते हुए उसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग पर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया। इसी बात को लेकर आज द्वारहाट ब्लॉक में मनरेगा कर्मी नारायण सिंह रावत ने वीडियो को ज्ञापन देकर कुछ लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये जो राज्य आंदोलनकारी के नाम पर बीरेन बजेठा, चंदन नेगी और मनोज अधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये गैर कानूनी, असंवैधानिक और न्यायपालिका के खिलाफ अवमानना कर रहे हैं। क्योंकि पहले इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था। ये मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद ये लोग न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते हैं और कुछ सरकार के नेताओं के दबाव में आकर लगातार मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं। एक बार पुनः इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, लेकिन मैंने इनको चुनौती भी दी है और मैंने लगातार जिलाधिकारी महोदय, सरकार, शासन प्रशासन को पत्राचार भी किया है। यदि मेरे ऊपर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार ब्लॉक से साबित होगा तो मैं माननीय न्यायालय और माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और खंड विकास अधिकारी महोदय हैं उनको स्वतः ही रिजाइन कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये दस्तावेज भी आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि राज्य आंदोलनकारी जो आज ये पेंशन ले रहे हैं, चंदन नेगी, मनोज अधिकारी, बीरेन बजेठा, इनके आंदोलन में मैं 2 बार भूख हड़ताल पर बैठा, उसके बाद इनको पेंशन मिली। और वही बीरेन बजेठा ने सरकार को लिख के दिया कि मैं नौकरी करने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे पेंशन दी जाए। इनको सरकार ने पेंशन दी। उसके बाद इन्होंने चोरी छिपे कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार ले लिया उपनल के माध्यम से। यही नहीं, ऑन ड्यूटी इनके द्वारा धरना प्रदर्शन ब्लॉक में किया जाता है। ये मनरेगा में ये कुशल मिस्त्री हैं, लगातार इन्होंने भुगतान लिया है। ये बीरेन बजेठा का पूरा परिवार है। जितना भी पैसा इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करके लगातार पैसा लिया है, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। और ये मनोज अधिकारी राजकीय ठेकेदार हैं। इन्होंने अपने पिताजी जो रिटायर्ड हैं, सरकारी सेवानिवृत्त है, उनके खाते में पैसे डाला है, अपनी धर्मपत्नी के खाते में पैसे डाला है, अपने खाते में पैसा डाला है। चंदन सिंह नेगी जी जो अपने को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं, इन्होंने इस विकास खंड में ज्येष्ठ प्रमुख रहते हुए शौचालय में भ्रष्टाचार कर दिया और गोस्वामी जी के नाम पर वर्क ऑर्डर था। ये ऐसे भ्रष्ट और अराजक तत्व हैं जो क्षेत्र में लगातार गुंडागर्दी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस मॉडर्न स्कूल में ये गैर जिम्मेदाराना प्रबंधक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे डराने के लिए। हर सोमवार की तरह आज भी देहरादून के डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिया ने कहा कि आज 130 शिकायतें जनता के द्वारा प्राप्त हुई हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उसका निवारण उसी समय किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई शिकायतें जो कानूनी या जमीन विवाद की होती हैं उसमें वक्त लगता है, लेकिन जो अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लेकर एकदम कार्रवाई की जाती है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं। हमारे यहाँ करीबन आज 130 शिकायतें आई हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन हमेशा जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड शिकायतें हैं वो काफ़ी रहती हैं और उसमें भी कुछ सिविल कोर्ट के मैटर्स होते हैं, कुछ आपसी
बाउंड्री के इश्यूज़ होते हैं, कब्ज़े के इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह की शिकायतें आ जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि तत्काल उनका निस्तारण हो, पर बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें या तो कहीं कोर्ट केस चल रहा है या सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई हमारे स्तर पे पेंडिंग है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे में नगर निगम की जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों को उपद्रवियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में मलिक के बगीचे पर अवैध कब्जा जमाने वाले अब्दुल मलिक को नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। डीएम नैनीताल एवं नगर निगम की प्रशासक वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा नुकसान का आंकलन किया गया है। 2 करोड़ 44 लाख रुपए का आंकलन फिलहाल किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को दिया जाएगा और उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2 करोड़ 44 लाख का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेंगे। कुछ लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं टोटल? उनके 127 लाइसेंस हमने कैंसिल किए, सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन के उसके बाद जारी तक इनके लाइसेंस है टोटल बताया जाए थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 250 के आसपास। क्या सभी होंगे कैसे? अभी हमने क्योंकि प्रारंभिक इनपुट पुलिस से लिया है, तो थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के जिन लाइसेंसेस की सूची हमको पुलिस से मिली है कि ये दुरुपयोग होने की संभावना है, उनको हम लोगों ने अभी फिलहाल सस्पेंड करा है। आगे भी क्योंकि सारे वेरिफिकेशंस चल रहे हैं लगातार, तो ये अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी करा जाएगा। अभी बनभूलपुरा में कर्फ्यू कंटिन्यू है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं अदर एरियाज से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। सामान्य जनजीवन सुचारू हो गया है हल्द्वानी के अन्य हिस्सों में। वर्तमान में बनभूलपुरा का जो स्थिति का असेसमेंट है वो कर रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई इत्यादि करा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुलवा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं। जब भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की गुंजाइश होगी तो। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में 181 करोड़ की लागत से बनाए गए शांतुकुंज फ्लाईओवर का जायजा लिया। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। पुल था, फ्लाईओवर था, ये बहुत लंबे समय से लंबी था और मुझे लगता है कि इसके बनने से ऋषिकेश की दूरी बिल्कुल हरिद्वार से कम हो जाएगी, इसके बनने से देहरादून की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी और 2.65 किलोमीटर का है ये पूरा। तो इतना लंबा जो ये पुल बना है, मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में और हरिद्वार के इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही। ये 181 करोड़ की लागत से बन रहा है। कल नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए आज मैं इसका पहला थोड़ा सा दौरा करके व्यवस्थाओं को देखने की दृष्टि से भी आया हूँ और आज पहली बार मैं इस पुल पर जिसका कल वो विधिवत शुभारंभ करेंगे, आज हम लोग इसको देख रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का विशेष आभार प्रकट करना है, क्योंकि कल नितिन गडकरी जी लगभग 5000 करोड़ की लागत से बनने वाले शिलान्यास या उद्घाटन, दोनों शिलान्यास उद्घाटन दोनों करेंगे, जिसकी लागत लगभग 5000 करोड़ की होगी पूरे उत्तराखंड की, जिसमें ये पुल भी है और जो ऋषिकेश से और भानियावाला तक चौड़ीकरण का है 19 किलोमीटर का, 700 करोड़ से भी अधिक का है और श्यामपुर फाटक जो ऋषिकेश के पास है उसका भी चौड़ीकरण का है जो कई करोड़ों रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अब मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, हरिद्वार से ऋषिकेश, रुड़की से सीधे देहरादून, इधर हरिद्वार से नगीना, दामपुर, काशीपुर, हरिद्वार से रुड़की, ये इस तरीके का हो गया। और जो रिंग रोड बन रही है हरिद्वार की,
लगभग 1000 करोड़ से वो भी बन रही है। तो हरिद्वार तो पूरी तरीके से, हरिद्वार और ऋषिकेश ये तो मुंबई और दिल्ली को भी मात कर रहा है। अब मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार दुनिया की, विश्व की आध्यात्म की राजधानी है और प्रधानमंत्री जी का भी विशेष उस पर ध्यान रहता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये हरिद्वार लोकसभा में आज हज़ारों करोड़ के काम हो चुके हैं, हो रहे हैं और कल गडकरी जी उनका शुभारंभ करेंगे परियोजनाओं का। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।